16 जुलाई की शाम जब बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ का उनके नाम का ऐलान किया, जितनी मिठाइयां कोलकाता में राजभवन में बटी उतने ही राजस्थान के झुंझुनू में भी। वही झुंझुनू जहां से धनखड़ ताल्लुक रखते हैं। कभी जनता दल से सांसद रहे, कभी कांग्रेस से विधायक। धनखड़ आज बीजेपी से देश के दूसरे सबसे बड़े पद के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। तो कैसा रहा धनखड़ का राजनीतिक सफर, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में क्यों गए और क्या धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से बीजेपी जाट वोटों को साध पाएगी? हमने इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं जगदीप की कहानी से। जगदीप मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। उनका जन्म सन 1951 में झुंझुनू के किठाना गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद उनका सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ। 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल के बाद धनखड़ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। हालांकि इसके बाद उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई छोड़ वकालत को चुना। 1978-79 में धनखड़ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही LLB किया। साल 1979 में धनखड़ ने राजस्थान बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया और इसके बाद वकालत शुरू कर दी, जो राजनीति के अलावा उनका मुख्य पेशा बना और पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनने तक जारी रहा। हालांकि जगदीप के साले प्रवीण बलवदा कहते हैं कि सैनिक स्कूल से 12वीं की पढ़ाई के बाद धनखड़ का NDA में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन परिवार के पूर्वाग्रहों ने धनखड़ को सेना में अफसर नहीं बनने दिया और वो वकील बन गए। धनखड़ राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। 10 साल की एडवोकेट प्रैक्टिस के बाद बार काउंसिल किसी भी वकील को सीनियर एडवोकेट का पद देता है। 1990 में जगदीप को सीनियर वकील बनाया गया, लेकिन यही वो दौर था जब राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी और यही वो दौर था जब देश की राजनीति करवट ले रही थी। कभी राजीव गांधी की आंख कान माने जाने वाले VP सिंह ने उनके ही खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया था। जगदीप धनखड़ को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो चौधरी देवीलाल की राजनीति से प्रभावित थे और देवीलाल ही उन्हें राजनीति में लेकर आए। साल 1989 देवीलाल उस साल अपना 75वां जन्मदिन मना रहे थे। बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ देवीलाल का जन्मदिन मनाने राजस्थान से 75 गाड़ियां लेकर दिल्ली पहुंचे थे। 75 साल 75 गाड़ियां। खैर, साल के अंत में लोकसभा चुनाव हुए और जगदीप को इसका इनाम भी मिला। VP सिंह के जनता दल ने धनखड़ को उनके घर झुंझुनू से टिकट दे दिया। सरकार भी VP सिंह की बनी। देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और राजनीति में एंट्री के साथ ही जगदीप को डिप्टी मिनिस्टर का पद मिल गया। लेकिन अभी सत्ता में VP सिंह के कुछ ही महीने बीते थे और राम मंदिर को लेकर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में बीजेपी की टसल चरम पर पहुंच गई थी। ये मंडल कमंडल का दौर था और VP सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद सरकार आई चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। कहा जाता है राजनीति में आए हुए जगदीप को भी ज्यादा वक्त नहीं बीता था, लेकिन कांग्रेस का समर्थन लाने में धनखड़ की भूमिका भी अहम रही और यहीं से धनखड़ राजीव गांधी के करीब आते गए। लेकिन बावजूद इसके धनखड़ चंद्रशेखर सरकार में मंत्री नहीं बने। इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि चंद्रशेखर सरकार में राजस्थान के कोटे से 2 मंत्री बनाए जा चुके थे। दौलत राम सारन और कल्याण सिंह कालवी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, जबकि पिछली सरकार में मंत्री रहे जगदीप को एक बार फिर डिप्टी मिनिस्टर का पद दिया जा रहा था। धनखड़ इस बात से नाराज हुए। आकाशवाणी और दूरदर्शन से चंद्रशेखर सरकार के मंत्रियों की लिस्ट में जगदीप का नाम भी बताया गया, लेकिन उन्होंने मंत्री बनने से भी मना कर दिया। राजीव गांधी से दोस्ती की बात कर लेते हैं। कुछ महीने बीते और चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और राजीव गांधी से नजदीकी धनखड़ को कांग्रेस में ले आई। 1991 में चुनाव हुए। 1989 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू से धनखड़ के सामने कांग्रेस के कैप्टन अयूब ने चुनाव लड़ा था। राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि कैप्टन अयूब से टिकट लेकर धनखड़ को दिया जाए। इसके पीछे अल्पसंख्यकों को साधने की कवायद बताई जाती है। प्रवीण बलवदा बताते हैं कि राजीव गांधी ने जगदीप धनखड़ के सामने प्रस्ताव रखा। राजीव से कहा, झुंझुनू से अयूब को लड़ने दो और आप इसके अलावा राजस्थान की जिस सीट से चाहो लड़ लो। धनखड़ ने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अजमेर सीट चुनी, जहां जाट, गुज्जर और मुस्लिम वोट मिलाकर करीब 50% जनसंख्या बन रही थी। मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस की सेकुलर छवि का दावा जाट धनखड़ खुद थे। गुज्जर वोटों के लिए राजीव गांधी ने राजेश पायलट को लगाया था, लेकिन यहाँ एक पेच था। पायलट को धनखड़ की राजीव से नजदीकी रास नहीं आ रही थी। बताया जाता है कि राजीव ने पायलट को 2 बार हेलीकॉप्टर दिया कि अजमेर जाकर धनखड़ के लिए प्रचार करो,
पायलट गए भी, लेकिन गुज्जर बहुल इलाके में नहीं, जहां उनकी खास जरूरत थी। इसके अलावा दावा यह भी किया जाता है कि अजमेर की गुर्जर बहुल विधानसभा नसीराबाद के विधायक गोविंद सिंह गुर्जर ने धनखड़ के खिलाफ प्रचार किया। प्रवीण दावा करते हैं कि राजीव उस चुनाव में अपनी सीट अमेठी में प्रचार के लिए थोड़ी देर के लिए गए, लेकिन अजमेर में उन्होंने जगदीप के लिए जमकर प्रचार किया। राजीव ने अजमेर में 10 घंटे से ज्यादा बिताए और देर रात तक प्रचार किया। प्रवीण कहते हैं, मैं उस दिन राजीव जी के साथ ही था। लोग राजीव गांधी से हाथ मिलाने के लिए आतुर थे। राजीव मना नहीं कर रहे थे। लोगों के नाखून राजीव को लग रहे थे और उनके हाथ से खून तक आने लगा था। लेकिन राजीव गांधी की मेहनत पर राजेश पायलट की तिकड़म भारी पड़ी। जगदीप धनखड़ अजमेर से चुनाव हार गए। राजस्थान की राजनीति को नजदीक से देखने वाले कहते हैं कि अजमेर में जाट नेता ही लगातार जीतते आ रहे थे और धनखड़ भी जाट थे। अजमेर में जाटों की जनसंख्या हार जीत तय कर सकती थी, बावजूद इसके धनखड़ चुनाव हार गए। इस चुनाव के कुछ दिन बाद राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद जगदीप का गांधी परिवार से रिश्ता ना के बराबर रह गया। लोकसभा में हार के बाद धनखड़ विधानसभा गए। 1993 में अजमेर की किशनगढ़ सीट से चुने गए। 5 साल विधायक रहे। कांग्रेस विपक्ष में थी। धनखड़ का समर्थन करने वाले ये दावा करते हैं कि राजस्थान में बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे। धनखड़ और अशोक गहलोत अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि में धनखड़ को खतरे के तौर पर देख रहे थे। साल 1998 में लोकसभा चुनाव थे। उस दौरान की राजनीति को करीब से देख रहे लोग दावा करते हैं कि गहलोत ने माधवराव सिंधिया से कहा कि जगदीप धनखड़ को झुंझुनू से चुनाव लड़वाओ। सिंधिया ने धनखड़ को मनाया। धनखड़ चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सिंधिया की बात नहीं टाल सके। धनखड़ ने कहा कि चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन सोनिया गांधी झुंझुनू प्रचार करने आए। सोनिया 50 किलोमीटर दूर चूरू तो गई, लेकिन झुंझुनू नहीं आए। कारण जो भी रहे हों, जगदीप धनखड़ चुनाव हार गए। यहाँ गहलोत पर अगर एक उंगली उठती है तो 4 धनखड़ पर भी। जिस झुंझुनू में वो पैदा हुए बड़े हुए, जहाँ से वो पहली बार सांसद बने, वह कैसे हार सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि धनखड़ ये जान गए थे कि अब झुंझुनू से जीतना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो इस सीट से लड़ना ही नहीं चाहते थे। और उसकी बड़ी वजह थे शीशराम ओला। राजस्थान की राजनीति को कई सालों से कवर कर रहे इंडिया टुडे के पत्रकार आनंद चौधरी कहते हैं कि झुंझुनू में धनखड़ शीशराम ओला के आगे कहीं नहीं टिकते। साल 1995 में कांग्रेस के बड़े नेता एनडी तिवारी ने पार्टी छोड़ अपना अलग दल बनाया था, जिसका नाम था ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी। शीशराम ओला ने एनडी तिवारी की पार्टी ज्वाइन कर ली। 1998 के चुनाव में झुंझुनू से जगदीप धनखड़ के सामने ओला थे। धनखड़ ओला के सामने नहीं टिक सके। बाद में शीशराम ओला कांग्रेस में वापस आए। 2004 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में उन्हें माइंस मिनिस्ट्री का जिम्मा भी दिया गया। हालांकि गहलोत से सियासी खींचतान का एक और पहलू है। भले ही धनखड़ समर्थक ये कहें कि गहलोत उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक सच ये भी है कि उनके भाई रणदीप धनखड़ को गहलोत का करीबी माना जाता है। गहलोत सरकार में रणदीप धनखड़ को राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी बनाया गया। द लल्लन टॉप से बात करते हुए रणदीप धनखड़ कहते हैं कि भले ही मैं कांग्रेस में हूं और जगदीप जी बीजेपी में, लेकिन हम कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि बीजेपी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इधर अब बारी आई 1998 के विधानसभा चुनावों की। कांग्रेस ने कह दिया था कि जो लोकसभा में हार गए हैं उन्हें विधानसभा में टिकट नहीं दिया जाएगा। धनखड़ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था और इसी के साथ धनखड़ की कांग्रेस के साथ पारी का अंत हो गया। 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी बनाई। जगदीप ने कांग्रेस छोड़ शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि एनसीपी में वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सके। साल 2000 में धनखड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन बीजेपी में आकर जगदीप को कुछ खास मिला नहीं। धनखड़ ने जब पार्टी ज्वाइन की तब वो वसुंधरा राजे करीबी माने जाते थे, लेकिन माना जाता है कि समय के साथ ये करीबी दूरी में तब्दील हुई और बीजेपी में धनखड़ की रेस पर लगाम लगाने में वसुंधरा राजे का अहम रोल रहा। दूसरी तरफ अटल बिहारी गुट के नेता भी धनखड़ को खासा पसंद नहीं करते थे। हालांकि 1998 के बाद से ही धनखड़ जितना राजनीति को सीरियस लेते थे, उससे ज़्यादा वो वकालत के पेशे को समय देते थे। धनखड़ 1987 में राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। धनखड़ अब तक राजनीति से ज़्यादा वकालत के पेशे में सफल माने जाते थे। राजस्थान हाईकोर्ट के अलावा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में भी गिना जाता रहा है। धनखड़ ने कई राज्यों के कई बड़े केस लड़े, लेकिन किस एक केस का जिक्र जरूरी है, वो था सलमान खान का काला हिरण मामला। काले हिरण केस में सलमान को बेल दिलाने वाले वकीलों की टीम में जगदीप भी शामिल थे। मोदी और अमित शाह की बीजेपी में जगदीप धनखड़ के दिन फिर से बहुरे। सालों तक राजनीतिक अज्ञातवास के बाद
साल 2019 में धनखड़ को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना दिया और उसके बाद धनखड़ टीवी और अखबारों की सुर्खियों में काबिज हो गए। दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टलसल ने जितनी हेडलाइंस बटोरी उतनी ही पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संघर्ष ने भी बटोरी। धनखड़ के राजभवन पहुंचने के साथ ही ममता बनर्जी से टसल देखी जाने लगी। ममता सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल धनखड़ बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राज्यपाल धनखड़ की शिकायत भी की। स्पीकर ने आरोप लगाया कि राज्यपाल सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं। बदले में राज्यपाल धनखड़ ने स्पीकर पर आरोप लगाया कि उनके अभिभाषण के दौरान स्पीकर ने वीडियो कवरेज रोक दी। राज्यपाल ने यह भी आरोप लगाया कि स्पीकर ने सदन में उनकी एंट्री रोक दी थी। इसके अलावा ममता सरकार और राज्यपाल के बीच इस साल एक और बड़ा विवाद देखा गया जब सरकार ने राज्य की कई यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से राज्यपाल को हटाकर मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने का बिल पारित कर दिया। ये बिल विधानसभा से पास हो चुका है लेकिन अब भी राजभवन से हस्ताक्षर की प्रतीक्षा में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और राज्यपाल की लड़ाई में इस साल एक दौर वो भी आया जब ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। बीजेपी की राजनीति को करीब से समझने वाले अब तक ये दावा करते थे कि ये पार्टी दूसरे दल से आए नेता को सम्मान तो देगी लेकिन पद नहीं। पद उनको ही मिलेगा जो अपनी राजनीति की शुरुआत से पार्टी के साथ है। लेकिन पार्टी के हालिया फैसलों ने इस ओर इशारा कर दिया है कि बीजेपी अब इस लीग को तोड़ चुकी है। मणिपुर में जवानी भर कांग्रेस की राजनीति कर बीजेपी में आए एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। असम में जीवन भर कांग्रेस की राजनीति कर बीजेपी में आए हिमंता बिश्व शर्मा को बीजेपी ने सीएम बना दिया। बाप दादा के जमाने से यूपी में कांग्रेस के निशान पर राजनीति करने वाले जितिन प्रसाद को भी योगी कैबिनेट में जगह मिल गई। लंबे समय तक बसपाई रहे ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना दिया गया और इसी तरह कई घाटों का पानी पी चुके जगदीप धनखड़ भी अब देश के नए उपराष्ट्रपति बनने की ओर बढ़ चले हैं, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन जानकार कहते हैं कि धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के पीछे बीजेपी का लालच है। ये लालच है जाट वोटों का। बीजेपी धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जाटों को साधने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सांकेतिक संदेश से जाट खुश हो जाएंगे? बीते कुछ समय से देश में ये एक परसेप्शन बना है कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। उस परसेप्शन को बल दिया किसान आंदोलन ने। लेकिन दशकों से राजस्थान की राजनीति को करीब से देख रहे वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन कहते हैं कि हरियाणा और यूपी के जाटों की जैसी नाराजगी राजस्थान में नजर नहीं आती। ना ही किसान आंदोलन का राजस्थान के किसानों पर खास असर देखने को मिला। ये कहा जाना कि राजस्थान के जाट बीजेपी से नाराज हैं तर्कपूर्ण नहीं होगा। राजस्थान के जाट उसी को वोट देते हैं जिसके जीतने के आसार ज़्यादा होते हैं। अगर बीजेपी का जाट कैंडिडेट हारता है तो सामने जीतने वाला भी ज़्यादातर जाट ही होता है। हालांकि त्रिभुवन ये भी मानते हैं कि भले ही थोड़ा सही लेकिन धनखड़ अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो राजस्थान में बीजेपी को फायदा देखने को मिल सकता है। त्रिभुवन के मुताबिक धनखड़ को सिर्फ जाति तक सीमित नहीं किया जा सकता। राजस्थान में वकीलों की भी बड़ी संख्या है। धनखड़ पेशे से वकील रहे और इस मैसेजिंग का असर वकीलों पर जरूर पड़ सकता है। इस मामले में इंडिया टुडे के पत्रकार आनंद चौधरी त्रिभुवन की राय से थोड़ा सहमत दिखे और कुछ असहमत भी। आनंद कहते हैं कि राजस्थान बीजेपी के खिलाफ जाटों में कोई खासी नाराजगी नहीं है। किसान आंदोलन का असर भी अगर कहीं देखने को मिला है तो वो नागौर तक सीमित है। लेकिन धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना देने से राजस्थान के जाटों को कोई फर्क पड़ेगा ऐसा कहना गलत है। धनखड़ ना कभी राजस्थान के किसानों के नेता रहे ना ही जाटों के। जाटों का वोट उधर ही पड़ेगा जिधर जीतने की संभावना ज़्यादा हो। बात अगर हरियाणा की करें तो यहाँ जाटों में बीजेपी के प्रति गुस्सा बनिस्बत ज़्यादा है। हरियाणा की राजनीति को लंबे समय से देखते आ रहे पत्रकार आदेश रावल कहते हैं कि बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि 18 साल के जाट मुख्यमंत्रियों के दौर के बाद 2014 में जब बीजेपी ने नॉन जाट मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया तो जाटों में गलत संदेश गया। उसके बाद रही सही कसर किसान आंदोलन ने पूरी कर दी। जाटों में बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा हो गया। लेकिन धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला सिवाय एक मैसेज जाने की। इधर पश्चिमी यूपी में जाट पर बीजेपी के नेगेटिव निवेश का सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन को माना जाता है। इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव कहते हैं कि राजस्थान के धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना देने से वेस्टर्न यूपी के जाटों को कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि राहुल के मुताबिक ये ज़रूर है कि अगर धनखड़ उपराष्ट्रपति बनते हैं तो टीवी पर जब धनखड़ राज्यसभा में
हाउस ऑर्डर में रहने का आदेश दे रहे होंगे तो तीनों राज्यों के जाट उन्हें देख रहे होंगे। लेकिन जगदीप के उपराष्ट्रपति की कुर्सी के नजदीक पहुंचने में कई और कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद धनखड़ पार्टी से ज्यादा आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नजदीक आ गए। आरएसएस के अधिवक्ता एसोसिएशन गठन में भी धनखड़ का अहम रोल रहा है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऐलान के करीब 10 दिन पहले धनखड़ अपनी पत्नी के साथ जयपुर एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इसी दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान के दौरे पर थे, उन्हें झुंझुनू भी जाना था। शादी समारोह में शामिल होने के बाद धनखड़ तो कोलकाता राजभवन लौट गए, लेकिन उनकी पत्नी झुंझुनू गई। सूत्रों के हवाले से छपी खबरों के मुताबिक मोहन भागवत धनखड़ के घर गए। धनखड़ की पत्नी ने उनकी आवभगत की। हालांकि द लल्लन टॉप से बातचीत में जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ कहती हैं कि उस दिन मोहन भागवत से उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में कोई बात नहीं हुई। उपराष्ट्रपति भवन आने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त सुदेश फिलहाल कोलकाता के राजभवन में सामान पैक कर रही हैं। उन्होंने कहा, इस बारे में पहले हमें भी जानकारी नहीं थी। 16 जुलाई की सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं और शाम को उपराष्ट्रपति पद का ऐलान हो गया। पीएम मोदी का फ़ोन आना अपने आप में पर्याप्त था। 16 जुलाई को शाम 4 बजे बीजेपी की बैठक हुई और शाम ढलने से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो ये कहानी आपके लिए लाए थे हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी। कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द लल्लन टॉप।